ये तुम क्या कह रही हो? कोई गुंडे भला शनाया को किडनैप करना क्यों चाहेंगे? जो भी बात है साफ साफ बताओ। आहान ने कनक से कहा। तुम अपनी सास यामिनी गिल और मनोज शर्मा के बारे में जानती हो ना? कनक ने कहा। आहान कनक की बातों को ध्यान से सुनने लगा। मनोज शर्मा और यामिनी गिल कॉलेज के दिनों में एक साथ थे। ग्रेजुएट होने के बाद यामिनी ने शेखर से शादी कर ली। मनोज ने इस बात से ध्यान हटाने के लिए सट्टा लगाना शुरू किया और लगभग सब कुछ हार गया। तब मनोज फिर से यामिनी के पास आया। यामिनी से मनोज की ऐसी हालत देखी नहीं गई और वो उन्हें शनाया और शेखर से छिपकर पैसे देने लगी। कनक ने कहा और बोलते बोलते रुक गई। पर यह बात किसी को पता चल गई। कनक ने अपनी बात पूरी की। किसे? हाँ, जब सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। उसने समझने की कोशिश की और उसने पूछा, सीमा के तुम्हारी बुआ सास? जब उन्हें इस बात पर शक हुआ तब वो यामिनी पर नजर रखने लगी। कनक ने कहा, और यकीन हो जाने के बाद मां उनको धमकाने लगी और उनसे पैसे निकलवाने लगी, है ना? आहान ने कहा, हाँ, माँ बेटे ने उनसे बहुत लिए और तुम्हें भी परेशान किया, पर लास्ट में तुमने उनसे डील कर लिया। कनक ने कहा, अब ये बातें क्यों? इनका शनाया से क्या लेना देना है? तुम जानते ना तुम्हारी सास कितनी बड़बोरी है। जब कार्तिक कोहली ने उन्हें घर गिफ्ट किया तब उन्होंने ये बात सबको बता दी। अब जब मनोज शर्मा को ये बात पता चली है तब उन्होंने फिर से तुम्हारी सास से पैसे मांगे क्योंकि उन्हें लगा कि वो अमीर हो गई है। कनक ने कहा, तो मॉम ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया? आहान ने पूछा। हाँ, यामिनी गिल ने अब उन्हें मना कर दिया। तब उन्होंने यामिनी को डराने के लिए शनाया को किडनैप करने का सोचा है, कनक ने कहा। कनक ने आहान को सब कुछ अच्छे से समझाया। कनक की इन्फॉर्मेशन पर डाउट नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसे शिमला में हो रही हर हरकत के बारे में पता होता था। उसका नेटवर्क विकी और रॉकी से नेटवर्क से भी ज्यादा स्ट्रांग था। तो अब वो गुंडे कहाँ है? आहान ने पूछा। आहान की आवाज शांत थी पर उसकी आंखों में गुस्सा था। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? आहान ने रिपीट किया। आहान जानता था कि कनक की पहुंच इतनी थी कि उसे देश भर के सारे गुंडों की खबर हो, पर इस वक्त वो मना कर रही थी। मुझे क्यों पता होगा? वो शनाया को किडनैप करने आए थे, मुझे नहीं। कनक ने कहा, तुमने शनाया को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था ना? आहान कनक से चिढ़ गया। हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था, पर जब तुम शिमला में न हो तब, वो भी किसी ऐसे खतरे से जिसे बचा पाना मुश्किल हो। और वैसे भी मुझे शनाया को बस एक बार बचाना है, उसके बाद वो जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कनक ने कहा। कनक ने ये बात एटीट्यूड में बोली थी पर आहान कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी बात सच थी। उन दोनों के बीच ये बात हुई थी। ठीक है, थैंक यू ये सब बताने के लिए, आहान ने कहा और वहां से जाने लगा। जैसे ही आहान बाहर आ गया शगुन ने उसे पकड़ लिया। आहान, तुम क्या कर रहे हो? शगुन ने पूछा। तुमसे मतलब? आहान ने कहा। गुस्सा हमेशा तुम्हारे नाक पर क्या रहता है? शगुन ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। आहान शगुन से कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वहां से जाने लगा। शगुन आहान के आगे आ गई। मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर शनाया को तो है ना? शगुन ने मुस्कुराते हुए कहा। कहना क्या चाहती हो तुम? आहान ने कहा। तुम यहाँ इस बार में इतनी रात को किसी लड़की के साथ थे ना? वो लड़की शनाया तो बिल्कुल नहीं थी। अपनी बहन को मैं इतना पहचानती हूँ, शगुन ने कहा। तुम्हारे सब बातों का क्या मतलब है? आहान ने कहा। तुम खुद सोचो, अगर शनाया को पता चल जाए कि तुम इतनी रात को किसी लड़की के साथ ड्रिंक कर रहे थे तो क्या होगा? शगुन ने कहा। क्या कर लोगे तुम? तुम मुझे धमका रही हो? आहान ने कहा। नहीं आहान, तुम्हें मैं धमकाती तो जब मैं कुछ करने का सोचती, पर मैंने तो कर दिया। तुम्हारे वीडियो मैंने शनाया और यामिनी आंटी को भेज दी। अब तुम्हारे घर पर बवाल होगा, बवाल, शगुन ने कहा और हंसने लगी। शगुन, क्यों अपने लिए मुसीबत मोल ले रही हो? आहान ने कहा। तुम अपने पर आई मुसीबत से कैसे डील करोगे वो सोचो, मेरी चिंता करना छोड़ो, शगुन ने कहा। शराब, आहान ने कहा और वहां से जाने लगा। आहान, तुम्हारा और शनाया का रिश्ता अब नहीं टिकेगा। उसने कभी चीट नहीं किया पर तुमने किया। मैं भी देखती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद वो तुम्हें कैसे माफ करेगी। शगुन थोड़ा चिल्लाकर बात करने लगी।
आहान ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधा उस बैंक कॉर्पोरेशन के अपने विला में पहुंचा। शनाया अब भी घर नहीं आई थी। उसने शनाया को 3-4 बार कॉल किया, पर शनाया ने कॉल उठाया नहीं और डिस्कनेक्ट कर दिया। शनाया बहुत सेंसिटिव थी। शगुन का भेजा वीडियो देखकर शनाया उसके बारे में जरूर बहुत सोचेगी और परेशान रहेगी। ये बात आहान को पता थी, पर आहान जानता था कि वो शनाया को समझा देगा और वो मान जाएगी। पर उसे चिंता यामिनी की थी। यामिनी तो बस दोनों को अलग करने का एक मौका ढूंढ रही थी और अब ये वीडियो देखकर उन्हें अच्छा खासा मौका मिल गया था। आहान के पास यामिनी के घर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। यामिनी ने जैसे घर का दरवाजा खोला, आहान को वो देखकर बहुत गुस्सा हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, अपनी शक्ल दिखाने की? मॉम, शनाया कहा है। आहान शनाया को सब कुछ समझाना चाहता था। तुम मेरी बेटी के बारे में क्या पूछ रहे हो? जाओ और उस लड़की के साथ ड्रिंक करो ना। यामिनी ने आहान को ताना मारा। मॉम, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। आहान ने समझाने की कोशिश की। अच्छा, ऐसी कौन सी दोस्ती होती है जिसमें आधी रात को बार में ड्रिंक करने जाते हैं, सड़कों पर लड़कों से लड़ते हैं? यामिनी ने कहा और आहान को एक वीडियो दिखाया जिसमें सुमित और विशाल नाच रहे थे और कनक और आहान भी वही थे। वहां मौजूद भीड़ में इसे बनाया था और इसे वायरल कर दिया था। वीडियो बहुत साफ नहीं था, पर फिर भी आहान को पहचाना जा सकता था। उस वीडियो का नाम भी ऐसा था कि कोई भी गलत मतलब निकाल सकता था। कनक ज्यादातर अंदर रहते थे, इसलिए उसे बहुत कम लोग जानते थे, पर आहान को लगभग सभी गिल परिवार का घर जमाई के नाम से जानते थे। इस सब के चलते सबने ये सोच लिया था कि आहान शनाया को धोखा दे रहा है और ये वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो गया। तुम्हें अभी कहना है कि वो तुम्हारी दोस्त है? यामिनी ने कहा। इससे पहले आहान कुछ बोल पाता, यामिनी ने दूसरा वीडियो चलाया। इस वीडियो में आहान और कनक ड्रिंक कर रहे थे और शगुन ने ऐसे एंगल से बनाया था कि ग्लासेस साफ साफ नजर आ रहे थे। बोलो, अब भी तुम्हें कुछ बोलना है? यामिनी ने कहा। मुझे शनाया से मिलना है, आहान ने कहा। वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, यामिनी ने जवाब दिया। मुझे ये बात शनाया से सुनी है, आहान ने कहा और घर के अंदर आ गया। शनाया इस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था और उसने आहान की तरफ देखा भी नहीं। आहान के पीछे यामिनी भी आ गई। शनाया बेटा, इतने सालों में तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और इस नालायक को तलाक देना होगा अब तुम्हें मेरी ये बात मानी ही होगी। तुमने इसकी हरकतें देखी है ना, तुमने इसका साथ दिया था, मुझसे तक लड़ाई की थी तुमने, और देखो ये क्या किया। यामिनी ने आग में घी डालते हुए कहा। शनाया, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? आहान ने पूछा। शनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। भरोसा? शनाया, तुम इस पर भरोसा मत करना। जो एक बार चीट कर सकता है वो बार बार चीट कर सकता है। तुम इसकी बातों में मत आना, यामिनी ने हार मानते हुए कहा। शनाया, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा हूं, आहान ने कहा। आहान ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे शनाया को बुरा लगे। अगर उसने शनाया को चीट किया होता तो वो सच बता देता। आहान बेगुनाह था, फिर भी उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जा रहे थे। सबूत हमारे सामने है, फिर भी तुम ये बोल रहे हो हम अंधे तो नहीं हैं, यामिनी ने कहा। मैंने पहले भी कहा था कि हम सिर्फ दोस्त हैं, मैं उससे मिलने किसी काम से क्या था, आहान ने कहा। बार में भला किसको क्या काम हो सकता है, यामिनी ने कहा। शनाया, कुछ गुंडे हैं जो तुम्हें किडनैप करना चाहते हैं, आहान ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुम्हें कोई बहाना बनाना है तो थोड़ा ढंग का बहाना बनाओ। कोई शनाया को किडनैप क्यों करना चाहेगा भला, यामिनी ने कहा। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, आहान ने कहा। कोई मुझे किडनैप क्यों करना चाहता है? शनाया काफी देर से चुप थी, पर अब जब बात उसकी थी तब उसने आहान से सवाल किया, क्योंकि आहान सच जानता था और बताना भी चाहता था, पर इसमें यामिनी और मनोज थे। अगर आहान सच बता देता तो गिल परिवार में तूफान आ जाता। शेखर और यामिनी के बीच दूरियां बढ़ जाती और सबसे ज्यादा शनाया को तकलीफ होती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शनाया को कैसे समझाए। क्योंकि क्या, बताओ मुझे, यामिनी ने कहा। जब आहान ने कुछ नहीं बोला तब यामिनी ने कहा, मुझे लगता है कि तुमने अपने बहाने के बारे में अच्छे से नहीं सोचा है, इसलिए अब कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो। हाँ, ये लड़की कौन है, शनाया ने पूछा।
कनक शर्मा। आहान के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था और वो कुछ छुपाना चाहता भी नहीं था। कनक शर्मा कौन है? यामिनी ने पूछा। माम, आप आहान से कोई सवाल मत कीजिए, शनाया ने कहा। क्या बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? एक बार मुझे पता चल जाए कि कनक कौन है और कहाँ है, then मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, यामिनी ने कहा। शनाया ने यामिनी की बात को इग्नोर किया। शनाया, आहान ने कहा, आहान, मैं बहुत थक गई हूँ और मैं आराम करना चाहती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, शनाया ने कहा और वहां से चली गई। आहान उसके पीछे रूम की तरफ गया और शनाया ने अपना रूम बंद कर लिया था। शनाया, अभी भी तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता। सब चीजें और कनक के बारे में मैं तुम्हें जल्दी बताऊंगा। तुम प्लीज मुझ पर भरोसा करो शनाया, मैं तुम्हें चीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज ट्रस्ट मी, आहान ने कहा और वहां से चला गया। वो जानता था कि इस वक्त शनाया दरवाजा नहीं खोलेगी। रूम में शनाया की आंखें नम थी, वो रो रही थी। वो आहान पर भरोसा करना चाहती थी पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कनक शर्मा बहुत खूबसूरत तो थी ही और इसके साथ बहुत कॉन्फिडेंट भी थी। कनक ऐसी लड़की थी जो आहान को पसंद आ सकती थी। शनाया के सामने लगातार वो वीडियो चल रहा था। शनाया को लग रहा था कि उसने भी अपनी बीवी होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, इसलिए वो आहान को भी ब्लेम नहीं करना चाहती थी और उसे ये मंजूर नहीं था कि आहान किसी और लड़की को पसंद करे। शनाया लगातार रो रही थी। उधर आहान भी अपने विला में पहुंचने के बाद बहुत परेशान था। उन दोनों के बीच एक दीवार पहले ही आ चुकी थी और आज वो शकुन की वजह से और गहरी हो गई थी। आहान उसके और शनाया के रिश्ते को जितना संभालने की कोशिश कर रहा था वो उतना बिगड़ता जा रहा था। आहान ज्यादा देर परेशान नहीं हो सकता था, उसे उन गुंडों के बारे में पता लगाना था। इसलिए वो विकी के फार्म हाउस में पहुंचा। विकी, रॉकी और उनके साथी बार बार आहान का वीडियो देख रहे थे। दोनों बहुत परेशान थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि आहान कनक को बाहर निकाल पाएगा और बिना लड़े उसे उनके साइड पर लेके जाएगा। तभी आहान रूम में आया। आहान का चेहरा देखकर समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ थी, इसलिए उन्होंने आहान से कोई सवाल नहीं किया। सनी, शनाया के लिए प्रोटेक्शन का बंदोबस्त करो, आहान ने कहा। जी यंग मास्टर, सनी ने कहा। सनी भी रॉकी और विकी का साथी था जो बहुत सालों से उनके साथ काम कर रहा था। रॉकी, मनोज शर्मा कहाँ है? कुछ पता चला? आहान ने पूछा। आहान ने बहुत पहले रॉकी से मनोज शर्मा पर नजर रखने के लिए कह दिया था। मास्टर, जो लोग उस पर नजर रख रहे हैं उनका कुछ पता नहीं चल रहा, रॉकी ने कहा। शायद उन सबको मार दिया गया होगा, आहान ने कहा। मतलब? रॉकी ने पूछा। आहान ने उन्हें कनक की सारी बात बताई। यंग मास्टर, मैं अभी किसी को भेजता हूँ उनका पता लगाने के लिए, रॉकी ने कहा। तभी वहां एक आदमी भागते हुए आया। मास्टर सनी, बहुत बड़ा एक कांड हो गया है। अब आहान के लिए कौन सी नई मुसीबत आ गई है? जब आहान, सनी, रॉकी और विकी आपस में बात कर रहे थे तब वहां एक आदमी भागते हुए आया और बोला, मास्टर सनी, बहुत बड़ा कांड हो गया। क्या हुआ? सनी ने पूछा। मास्टर सनी, आपकी तिजोरी से चोरी हो गई है, उस आदमी ने कहा। सनी तुरंत खड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो गया? रॉकी भी हैरान था। किसने किया ये सब? उसने पूछा। रॉकी जानता था कि सनी की तिजोरी में बहुत सारा कैश, सोना और काफी एंटीक और महंगी चीजें थी। पता नहीं ये सब किसने किया, बस इतना पता है कि वो 3 लोग थे, उसने कहा। 3 लोग? रॉकी हैरान था। कुछ साल पहले तक रॉकी और सनी दुश्मन थे। रॉकी जानता था कि सनी के आदमी बहुत ताकतवर और स्ट्रांग थे। अगर उनके वहां मौजूद होने के बावजूद चोरी हुई है, मतलब ये 3 लोग और भी खतरनाक हैं। हाँ मास्टर रॉकी, वहां जो भी बच गए थे उन्होंने बताया कि सिर्फ 3 लोग आए थे और उनमें से एक लड़की थी। वो लड़की सबसे ज्यादा सनकी और खतरनाक थी। बंदूक की गोलियों से वो जैसे बच रही थी जैसे वो खंचे हो, उस आदमी ने कहा। सनी और रॉकी बिल्कुल हैरान थे। उनके माथे से पसीना आने लगा था। समझ नहीं पा रहे थे कि शिमला में ऐसा कौन आ गया था। वो जरूर एक मार्शल आर्ट फाइटर होगी, आहान ने कहा।
आहान जानता था कि ऐसा टैलेंट किन में हो सकता था, इसलिए उसे ये बोलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मार्शल आर्ट फाइटर? पर शिमला में तो ज्यादा फाइटर्स है ही नहीं, तो ये यहाँ कैसे आ गई? और वैसे भी शिमला में जो मार्शल आर्टिस्ट हैं वो सब अमीर खानदानों में से है, फिर उन्हें चोरी की क्या जरूरत है? सनी ने कहा। हो सकता है ये वो लोग हो जिनके बारे में कनक ने बताया था। ऐसा पॉसिबल है कि वो बाहर से आए हो, आहान ने कहा। आहान को बस ये एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी। ऐसा हो सकता था कि वो शिमला में घुस आए हो और अब उन्हें कुछ पैसों की जरूरत हो। चोरी करने के लिए सनी की तिजोरी सबसे सेफ थी। यंग मास्टर, अब हम क्या करेंगे? रॉकी ने पूछा। उन्हें अपना काम करने दो। जब वो मुझ तक और शनाया तक पहुंच जाएंगे तब मैं उनसे डील कर लूंगा, आहान ने कहा। आहान जानता था कि ऐसे लोगों से ये तीनों डील नहीं कर पाएंगे। ओके यंग मास्टर, रॉकी ने कहा। उधर एक खंडन हो चुकी फैक्ट्री को कुछ लोगों ने अपना अड्डा बना लिया था। वहां कुछ आदमी ड्रिंक कर रहे थे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं 3 आदमी आपस में बात कर रहे थे। 2 आदमी बहुत हट्टे कट्टे थे और उन्हें देखकर ही समझ आ रहा था कि वो दोनों फाइटर थे। वहीं तीसरा आदमी साधारण सा दिखने वाला था। तभी उन 2 आदमियों में से एक का फोन बजा। उसने फोन पर बात की और मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। बाय, हमारा काम हो गया, उस आदमी ने बताया। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा, दूसरे आदमी ने कहा और मुस्कुराने लगा। फिर वो तीसरे साधारण से दिखने वाले आदमी की तरफ मुड़ा और बोला, मनोज साहब, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। सूरज और तन्वी ने काम कर दिया। तीसरा साधारण सा दिखने वाला आदमी मनोज शर्मा था। मास्टर देवांश, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। वो दोनों मेरे बिना भी सनी की तिजोरी ढूंढ सकते थे, मनोज ने कहा। उन 2 फाइटर्स में से एक का नाम देवांश था और एक का नाम शान था। कुल मिलाकर ये 4 लोग थे। इनका सरनेम रायजादा था और चारों भाई बहन थे। कैसी बातें कर रहे हो मनोज? हम यहाँ के नहीं हैं, इसलिए अगर तुम हमें सनी के बारे में नहीं बताते तो हमें कभी नहीं पता चलता, शान ने कहा। तुम्हें चोरी किए हुए माल से अपना हिस्सा मिल जाएगा, देवांश ने कहा। नहीं वास्य, ये आप क्या बोल रहे हैं? वो पैसे आपके हैं, मैं उनमें से कुछ नहीं ले सकता, मनोज ने कहा। देखो मनोज, चाहे जो भी हो, तुमने हमें बहुत जरूरी जानकारी दी थी, इसलिए तुम्हारा इनाम बनता है। अगर तुमने हमें वो बात नहीं बताई तब भी हमें तुम्हें पैसे देने ही थे। तुम्हारे पिताजी का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, हमारी जान बचाई थी उन्होंने, देवांश ने कहा। मनोज और ये चारों लोग एक ही शहर के थे। दोनों परिवारों के संबंध बहुत अच्छे थे। 30 साल पहले रायजादा परिवार ये भी चाहता था कि मनोज उनकी बेटी से शादी कर ले, पर बाद में उनके साथ एक हादसा हो गया। जमीन को लेकर देवांश के माता पिता को गांव ने मार दिया था। उनके मन में किसी तरह की कोई गिल्ट नहीं थी, बल्कि वो गांव वाले पूरे खानदान को खत्म करना चाहते थे। इसलिए उन सब ने पूरे परिवार को मार दिया। बहुत मुश्किल से देवांश, तन्वी, सूरज और शान बच पाए। उनकी मदद तब मनोज शर्मा के पिताजी ने की थी। मनोज के पिताजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए थे और अपने गांव से बहुत दूर भेज दिया। चारों 10 साल तक गायब रहे। फिर 10 साल बाद वो लौटे और उन्होंने उन लोगों के परिवार को खत्म कर दिया जिन्होंने देवांश के माता पिता और बाकी लोगों को मारा था। कोई नहीं जानता था कि उन्होंने ये स्किल्स कहां से सीखी थी। ये खून खराबा करने के बाद चारों फिर से गायब हो गए। इस वक्त मनोज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और ये सब सुनकर हैरान था। वो कभी भी इन चारों से मिलना नहीं चाहता था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो कुछ दिन पहले मनोज शान से मिला। मनोज, हम चारों भाई बहन आज सिर्फ तुम्हारे पिता की वजह से जिंदा हैं। उनका हम पर बहुत बड़ा एहसान है जो हम कभी नहीं चुका पाएंगे, पर अब क्योंकि वो जिंदा नहीं रहे तो अब इसके हकदार तुम हो, देवांश ने कहा। देवांश की बातें सुनकर मनोज भावुक हो गया। उसे नहीं लगा था कि इतने सालों बाद उसे उस दिन मदद याद होगी। वहाँ यामिनी के बारे में सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था। कॉलेज के दिनों में दोनों साथ थे, इसलिए मनोज ने यामिनी को सारी बातें कही थी, पर यामिनी ने उसे छोड़कर शेखर से शादी कर ली। मनोज के पास जो पैसा था सब यामिनी की वजह से चला गया। थैंक यू देवांश भाई, थैंक यू शान भाई, मनोज ने कहा। भाइयों के बीच कैसा थैंक यू मनोज?
आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। हम मिशन पर हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो तुम्हें ही संभालना होगा, शान ने हंसते हुए कहा। हाँ, अब शनाया गिल का पता बताओ। उसका चैप्टर खत्म करके हमें आगे भी बढ़ना है, देवांश ने कहा। वो दोनों इतने आराम से शनाया को किडनैप करने की बात कर रहे थे, ये मनोज देखता ही रह गया। 30 साल में बहुत कुछ बदल गया था। चारों भाई बहनों की स्ट्रेंथ का शायद कोई ही मुकाबला नहीं था। सनी की तिजोरी से पैसे चोरी हो गए थे और शनाया की किडनैपिंग की प्लानिंग भी हो रही थी। नहीं, उसे मारना नहीं है, मनोज ने कहा। मनोज सिर्फ यामिनी से कुछ पैसे निकलवाना चाहता था। उसे लग रहा था कि इन चारों के होते हुए अब कोई बड़ी बात नहीं थी। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हें तो उस यामिनी से अच्छा बदला लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि उसके पति और बेटी को मार दो, फिर उसे पता चलेगा कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी गलती की थी, शान ने कहा। शान चुप करो, देवांश ने कहा। शान का खून बहुत गर्म था। वो छोटी छोटी बातों पर मार काट की बातें करता था। भाई मैं मजाक कर रहा था, मजाक, शान ने कहा। वो अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उनकी दांत में गुस्सा नहीं होता था। अच्छा ये सब छोड़ो, सूरज और तन्वी से स्प्रिंग कॉर्पोरेशन जाकर शनाया को किडनैप करने के लिए कहो, देवांश ने कहा। यस ब्रदर, शान ने कहा। रॉकी और उसके आदमी और सूरज और तन्वी के साथ गिल हाउस पहुंचे। दोनों ग्रुप्स आमने सामने थे। कौन हो तुम लोग? रॉकी ने पूछा। हालांकि रॉकी समझ गया था कि वो लोग कौन थे और वो वहां क्यों आए हैं, पर फिर भी उसने सवाल किया। सूरज ने बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं किया और रॉकी पर हमला किया। फोर्स की वजह से रॉकी 3 कदम पीछे जाकर गिरा। सूरज मार्शल आर्टिस्ट के स्टेज 2 पर था। स्टेज 1 और मार्शल आर्टिस्ट, सूरज ने रॉकी का मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर उसने रॉकी की तरफ हाथ उठाया और उसे पंच किया। रॉकी के होंठ के किनारे से खून आने लगा। लोगों को माना नहीं है सूरज, तन्वी ने सूरज को याद दिलाया। ये सुनकर सूरज ने कदम पीछे ले लिया और अपने फोर्स को भी कम कर दिया। तन्वी ने फिर गिल हाउस का दरवाजा खटखटाया। यामिनी ने दरवाजा खोला। अजनबी चेहरे देखकर यामिनी घबरा गई। उसने पूछा, कौन हो तुम लोग? तुम्हारी बेटी कहाँ है? तन्वी ने गुस्से में यामिनी का गला पकड़ा और पूछा। यामिनी खांसने लगी और बिना संकोच के लिए शनाया के रूम की तरफ इशारा कर दिया। तन्वी ने यामिनी को दूर धक्का दिया और वो टेबल से टकराकर गिर गई। इस वक्त शनाया अपने रूम में बहुत उदास बैठी थी। उसके साथ इतना कुछ हो रहा था कि वो कुछ समझने के हालत में नहीं थी। वो आहान को पसंद करने लगी, पर आहान की सच्चाई ने उसके मन में बहुत सारे डाउट्स डाल दिए थे। घर में इतना कुछ हो गया था तो शनाया का ध्यान हटकर घर में आ गया था। शनाया ने मन में सोचा, चोरी? तभी शनाया को याद आया कि आहान ने कुछ देर पहले क्या कहा था। वो समझ गई थी कि आहान ने झूठ नहीं बोला था। कुछ लोग घर में घुस आए थे। शनाया ने जल्दी से आहान का नंबर डायल किया। तभी तन्वी और सूरज दरवाजे को लात मारकर अंदर आ गए। शनाया बेड से उठकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? शनाया ने खुद को संभालते हुए कहा। तन्वी ने कुछ नहीं कहा। वो शनाया के पास गई और उसे ऐसा थप्पड़ मारा कि शनाया में जान बिल्कुल खत्म हो गई। शनाया। उनके वहां से जाने के बाद आहान के फोन से आवाज आई। दरवाजे की धड़ाम की वजह से फोन वहीं गिर गया था। उधर आहान के दिल में आग लगी हुई थी। वो समझ गया था कि शनाया के साथ कुछ गलत हो गया है। आहान के पास सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था वो, तभी उसके सवालों के जवाब मिल सकते थे। आहान 10 मिनट में गिल हाउस पहुंच गया। जब वो ऊपर जाने लगा तब उसे रॉकी दिखा। रॉकी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था और उसके होंठ के किनारे से खून आ रहा था। रॉकी दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ था। उसके घाव गहरे थे। यंग मास्टर। आहान को देखकर रॉकी संभालना चाहता था और संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने मना कर दिया। कितने आदमी थे? आहान ने कहा। 7 लोग थे, जिनके लीडर एक लड़का और एक लड़की थे। लड़का मार्शल आर्ट स्टेज 2 पर होगा और लड़की के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, रॉकी ने कहा। ठीक है, तुम संभलकर हॉस्पिटल जाना। कुछ चाहिए तो बता देना, बाकी मैं देख लूंगा, आहान ने कहा। फिर आहान घर में गुस्सा होकर गया। वो शनाया के रूम में जाकर देखना चाहता था कि शनाया ने उसके लिए कोई सुराग छोड़े हैं।
जब आहान घर में घुसा तब यामिनी जमीन पर दर्द में पड़ी रो रही थी। आहान को देखकर उसने कहा, ये सब तुमने किया है ना? सब तुम्हारी गलती है। यामिनी को लग रहा था कि अपनी बात सही साबित करने के लिए आहान ने ही उन आदमियों को भेजा था। आहान ने यामिनी के इस बात पर अनसुना कर दिया। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहरे हो गए हो? यामिनी ने कहा। शट अप मिसेस गिल, मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप सबको चिल्ला चिल्ला कर इस फ्लैट के बारे में नहीं बताती तो ऐसा नहीं होता। आहान ने गुस्से में कहा। आहान यामिनी को मॉम सिर्फ शनाया के सामने बुलाता था ताकि शनाया को बुरा न लगे। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? किसी को ये बताना मैंने नया घर लिया है गलत कैसे हो सकता है? यामिनी ने कहा। चुप रहिए और मुझसे बहस मत कीजिए। आहान ने कहा। तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? यामिनी ने कहा। जुबान लड़ा रहा हो? आप बस इतने बात का ध्यान रखिए कि शनाया को कुछ ना हो, वरना मैं आपसे भी लड़ लूंगा। आहान ने कहा। आहान की आवाज में इतना गुस्सा था कि यामिनी कांपने लगी। उसके आगे यामिनी ने कुछ नहीं बोला। मनोज शर्मा का नंबर दो, आहान ने कहा। मनोज शर्मा का नाम सुनकर यामिनी के चेहरे का रंग बदल गया कि यामिनी आहान को मनोज शर्मा का नंबर दे देगी या अपने राज को बचाकर रखने की कोशिश करेगी। जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट FM। मनोज शर्मा का नाम सुनकर यामिनी हैरान हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान उससे मनोज का नंबर मांगेगा। कौन मनोज शर्मा? मैं किसी मनोज शर्मा को नहीं जानती, यामिनी ने कहा। मिसेस गिल, इतना कुछ हो गया फिर भी आपको झूठ बोलना है और सच छुपाना है, आहान ने गुस्से में कहा। कौन सा सच? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। बिना वजह मुझ पर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है, यामिनी ने कहा। देखो, पापा अभी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं आपको लास्ट चांस देता हूँ सच बताने के लिए। अगर आपने सच नहीं बताया तो आगे जो होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, आहान ने यामिनी को वार्न करते हुए कहा। यामिनी इस वक्त इस स्टेज पर पहुंच चुकी थी जहां उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए उनकी इज्जत और स्टेटस सबसे जरूरी था। ये बात आहान को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब यामिनी घबरा रही थी। वो नहीं जानती थी कि आहान को उसके और मनोज के बारे में कितना पता था। यामिनी कंफ्यूज थी। अगर आहान पूरी बात नहीं जानता था और यामिनी ने बता दी तो वो सब कुछ जान जाएगा और फिर शायद उसके अगेंस्ट यूज करे। पर अगर आहान पूरी बात जानता था और यामिनी ने कुछ भी झूठ कहा तो आहान को गुस्सा आ जाएगा, जिससे फिर यामिनी ही फंसेंगी। यामिनी ने आधा सच बताने का फैसला किया। मैं मनोज शर्मा को जानती हूँ पर इतने अच्छे से नहीं जानती, इसलिए मेरे पास उनका नंबर नहीं है। फिर यामिनी ने कुछ सेकंड के बाद रुकने के बाद कहा, तुम मनोज शर्मा का नंबर क्यों मांग रहे हो? शनाया की किडनैपिंग में उसका कोई हाथ नहीं है। यामिनी आहान को घूरने लगी। शनाया की किडनैपिंग के बाद आहान ने मनोज का नंबर मांगा था। इसका मतलब यह था कि आहान को लग रहा था कि शनाया की किडनैपिंग में मनोज का हाथ था। आपको कैसे पता कि शनाया की किडनैपिंग में मनोज का कोई हाथ नहीं है? आहान ने पूछा। मुझे कैसे पता? मैं जानती हूँ मनोज कितना डरपोक है। वो एक मच्छर तक नहीं मार सकता, किसी को किडनैप क्या करेगा? ये उसका किया नहीं हो सकता। ये बात बोलते ही यामिनी को एहसास हो गया कि उसने गलत बोल दिया था। उसे मनोज के बारे में कॉन्फिडेंटली कुछ नहीं बोलना चाहिए था। पर आप तो मनोज को जानती ही नहीं थी ना, आहान ने कहा। हाँ तो नहीं जानती, ये बात तो मैंने ऐसे ही बोल दी। यामिनी ने बात को संभालने की कोशिश की। ऐसे ही बोल दी? मिसेस गिल, सबको बेवकूफ समझने की गलती मत कीजिए, आहान ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? यामिनी ने कहा। आपके और मनोज शर्मा के बारे में मैं कुछ टाइम से जानता हूँ। मैं अब तक सिर्फ चुप था क्योंकि पापा और शनाया की वजह से। इसलिए अब अपना ये नाटक बंद करो और मनोज शर्मा को फोन लगाओ, वरना मैं पापा और शनाया को सब बता दूंगा। फिर देखना आपका ये एटीट्यूड। इस वक्त आहान की आवाज में चेतावनी थी। नहीं नहीं, तुम किसी से कुछ मत कहना, मैं लगाती हूँ कॉल, यामिनी ने कहा। वो इस वक्त कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने जैसे ही फोन लगाया, मनोज ने कहा, यामिनी कहो क्या बात है? मनोज की आवाज सुनकर यामिनी ब्लश करने लगी और वही मनोज की आवाज में सतर्कता थी। मनोज, मेरी बेटी किडनैप हो गई है, क्या ये तुमने करवाया है? यामिनी ने सीधा सवाल किया। अगर ये मनोज ने करवाया होता तो उसके पास कोई प्लान जरूर होगा और वो मना नहीं करेगा। यामिनी, ये तुम क्या कर रही हो? शनाया किडनैप हो गई है, मनोज ने हैरानी में कहा। तुम्हें नहीं पता? यामिनी मनोज से ज्यादा हैरान थी। वो आहान को घूरने लगी जो पहले उसे घूर रहा था। अरे मुझे कैसे पता होगा?
मनोज ने पूछा। यामिनी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जब यामिनी ने कोई जवाब नहीं दिया तब मनोज ने कहा, यामिनी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम मुझ पर शक कर रही हो? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अब यामिनी ने समझाने की कोशिश की। तुम्हारा वो मतलब नहीं था का क्या मतलब है? तुमने ये मुझसे पूछा ना कि क्या मैंने शनाया को किडनैप किया है? तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे पैसे लेने के लिए मैंने ये सब किया है? मनोज ने पूछा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यामिनी ने इनकार कर दिया था और उसे भी एक बार शक हुआ था। यामिनी से पैसे लेकर शनाया को किडनैप करने का मकसद हो सकता था उसका। यामिनी, बकवास करना बंद करो और सफाई देना बंद करो। मेरे पास पैसों की कमी है, पर मैंने किसी को किडनैप नहीं किया। और तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा किया है तो पुलिस को अभी फोन कर दो, मनोज ने कहा और तुरंत फोन रख दिया। यामिनी ने गुस्से में आहंग की तरफ देखा और कहा, नालायक, शनाया की किडनैपिंग में मनोज का कोई हाथ नहीं है। तुम सच क्यों बता नहीं देते कि ये सब तुमने किया है ताकि तुम्हारी बोली बात सच साबित हो सके? आहन ने यामिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मनोज की बात से हैरान था। कनक ने आहन को बताया था कि मनोज शनाया को पैसों के लिए किडनैप करेगा। अगर ये बात सच थी तो फिर जब यामिनी ने सामने मनोज को फोन किया था तो उसने फिरौती क्यों नहीं मांगी और किडनैपिंग से इनकार क्यों कर दिया? आहन समझ गया था कि यह सिचुएशन अब और उलझ गई थी। रॉकी ने जो बताया था उस हिसाब से सनी की तिजोरी तोड़ने वाले और शनाया को किडनैप करने वाले लोग एक ही थे। वो लोग मार्शल आर्टिस्ट थे। इसका मतलब ये था कि वो बहुत पावरफुल थे और वही मनोज एक मामूली सा सेक्टोरी था। मनोज को उनका जानना थोड़ा मुश्किल था। अगर इसमें मनोज का हाथ नहीं है तो फिर ये सब किसने किया है? आहन ने सोचा। उसके बहुत सारे दुश्मन थे पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा करने वाला कौन था। रेड्डी फैमिली या चौधरी फैमिली ऐसा कर सकती थी, क्या फिर शायद रायजादा फैमिली? आहन ने मन में सोचा। उसे सबसे ज्यादा शक रायजादा फैमिली पर ही हो रहा था। पर अगर ये सब रायजादा फैमिली ने किया है तो उन्हें सनी की तिजोरी तोड़ने की क्या जरूरत है? वो आराम से शनाया को किडनैप कर सकते थे। कुछ तो ऐसा है जो समझ नहीं पा रहा मैं, आहन ने कहा। आहन ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और एक लंबी सांस ली। मनोज शर्मा को कॉल करो और पूछो वो कहाँ है। आहन ने यामिनी से कहा। इस गुत्थी को सुलझाने का बस एक ही तरीका था, मनोज से मिलना। अब तो नाटक बंद करो। मनोज ने कह दिया कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, फिर भी उसके पीछे पड़े हो तुम। यामिनी ने कहा, बकवास मत कीजिए, चुपचाप उसे कॉल कीजिए। आपका सच मेरे साथ तब तक सेफ है जब तक आप मेरी बात मान दे और शनाया को कुछ ना हो, आहन ने रूखी आवाज में कहा। यामिनी ने अपने दांत पीसते हुए मनोज को कॉल लगाया। उसका मन तो आहन का गला दबाने का कर रहा था, पर अभी वो इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकती थी कि वो आहन के खिलाफ जाए। The number you have dialed is currently switched off. सामने से आवाज आई। उसका फोन बंद बता रहा था। यामिनी ने कहा। आहन की बेचैनी बढ़ गई। उसने विकी और सनी को पहले ही शनाया को ढूंढने में लगा दिया था और अब जितनी इन्फॉर्मेशन उसके पास थी उसके बलबूते पर वो खोज जारी रखने वाला था। उधर खंडर हो चुकी फैक्ट्री में शान बहुत परेशान था। भाई, आपने मनोज से झूठ क्यों बुलवाया? अब वो उससे फिरौती कैसे मांगेगा? मनोज का भी ये हाल था। उसने मन बना लिया था कि वो यामिनी से अच्छी खासी रकम मांगेगा, पर देवांश ने तो सारा प्लान ही बदल दिया था। देवांश ने शान की बात को अनसुना कर दिया था और सूरज और तन्वी की तरफ मुड़ा। सूरज और तन्वी शनाया को लेकर वहां पहुंच गए थे। सूरज, तुमने बताया था कि तुम शनाया के घर पहुंचे तब वहां कोई था जो पहरा दे रहा था? देवांश ने पूछा। हाँ भाई, वो बहुत स्किल फाइटर था और उसे काफी सालों का एक्सपीरियंस भी था लड़ने का, तभी मेरे सामने टिक पाया, वरना कब का मर जाता, सूरज ने बताया। इस वक्त देवांश का चेहरा बहुत सीरियस हो गया था। वो सूरज की ताकत जानता था, इसलिए समझता था कि वो पहरा देने वाला आदमी भी कोई कम ताकतवर नहीं था। तन्वी, तुम बताओ, क्या वहां कोई और मार्शल आर्टिस्ट था? देवांश ने पूछा। नहीं, तन्वी ने कहा। तन्वी सूरज के मुकाबले थोड़ी शांत थी। तन्वी, तुमने मुझे उस लड़के को मारने क्यों नहीं दिया? सूरज ने कहा। तुम भूल गए क्या कि देवांश भाई ने क्या कहा था? तन्वी ने पूछा। देवांश ने सबको किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को जान से मारने के लिए मना किया था। नहीं, मैं भूला नहीं, बात बस इतनी सी है कि मेरे हाथों में खुजली हो रही है, सूरज ने कहा।
सूरज खून खराबे के लिए हमेशा तैयार मत रहो, और शान तुम भी। दोनों अपनी ताकत के अलावा दिमाग भी इस्तेमाल किया करो, देवांश ने कहा। तुम्हें जानना था ना कि मैंने मनोज को झूठ बोलने के लिए क्यों बोला, देवांश ने कहा। हाँ, शान ने जवाब दिया। इस लड़के की फैमिली का बैकग्राउंड इतना सिंपल नहीं है, कुछ बात है जिससे सब अनजान है, देवांश से कहा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या बात है, शान ने पूछा। मनोज, तुम शिमला में किसी मार्शल आर्टिस्ट को जानते हो, देवांश ने पूछा। मार्शल आर्टिस्ट? मनोज कंफ्यूज था। हाँ, हम चारों भाई बहन मार्शल आर्टिस्ट है, देवांश ने मनोज को मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड के बारे में सब कुछ समझाया। देवांश, शनाया की फैमिली बहुत साधारण है, उनमें से कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो सकता। सब कुछ समझ आ जाने के बाद मनोज ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो लोग साधारण होते तो कोई मार्शल आर्टिस्ट उसके घर से बाहर नहीं आया हुआ होता। कुछ तो बात जरूर है, देवांश ने कहा। इसलिए आपने मुझसे झूठ बुलवाया था क्या, मनोज ने पूछा। हाँ, देवांश ने कहा। मनोज, क्या ऐसा हो सकता है कि शनाया के पिता किसी मार्शल आर्टिस्ट को जानते हो, देवांश ने पूछा। नहीं, वो एक फौजी है, वो बहुत सीधे है, वो किसी मार्शल आर्टिस्ट को नहीं जानते होंगे, और उनका परिवार बहुत साधारण और मिडिल क्लास है, मनोज ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है, देवांश बेचैन हो रहा था। एक मिडिल क्लास परिवार के बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मार्शल आर्टिस्ट कैसे आ सकता है? कौन सी कड़ी है जो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, देवांश सोचने लगा। भाई, आप इतना परेशान क्यों रहे हैं? सूरज और तन्वी ने कहा कि वो शायद स्टेज 1 का फाइटर था, मैं उसे बाएं हाथ से खत्म कर सकता हूँ, शान ने कहा। चुप रहो तुम, शिमला के मार्शल आर्ट बहुत अलग है, इनका अलायंस बहुत स्ट्रांग है, अगर किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को कुछ भी हुआ तो पूरा एसोसिएशन एक हो जाएगा, देवांश ने कहा। भाई, तो फिर अब हम क्या करेंगे, इस शनाया को जाने दे, तन्वी ने पूछा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, जो भी इस परिवार के पीछे है वो इसके जरिए हमें आसानी से ढूंढ लेंगे, देवांश ने कहा। तो क्या हुआ, वो लोग भी आ गए तो हम हैंडल कर लेंगे, आखिर शनाया तो हमारे पास ही है, सूरज ने कहा। कुछ सोचने के बाद देवांश ने कहा, तन्वी, इससे झुकाओ और इससे पूछो कि ये किसी मार्शल आर्टिस्ट को जानती है क्या, हो सकता है कि इसे कुछ पता हो, देवांश ने कहा। ओके, तन्वी ने कहा। शनाया इस वक्त बेहोशी थी। जब उसने शनाया को जगाया तो वो बहुत शांत थी। इससे पहले तन्वी कुछ पूछ पाती, शनाया ने पूछा, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप यहाँ से जाना चाहती है कि नहीं, तन्वी ने कहा। क्या तुम मुझे जाने दोगे यहाँ से, शनाया ने पूछा। हाँ, अगर तुम हमें ये बता दो कि गिल परिवार और तुम्हारे पीछे कोई मास्टरमाइंड है क्या, तन्वी ने पूछा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, शनाया बहुत कंफ्यूज थी। शनाया, मैं तुमसे सीधा सवाल पूछूंगी, जब हम आए थे तब बाहर तुम्हें कोई प्रोटेक्ट कर रहा था, वो एक मार्शल आर्टिस्ट था, अब तुम बताओ कि वो कौन था, तन्वी ने पूछा। मार्शल आर्टिस्ट, शनाया अब और कंफ्यूज हो गई थी। आहान ने भी कभी उसे मार्शल आर्टिस्ट के बारे में नहीं बताया था। शनाया का कंफ्यूज चेहरा देखकर तन्वी ने कहा, क्या तुम किसी मार्शल आर्टिस्ट को नहीं जानती? मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो, पर हाँ, मैं शायद जानती हूँ कि वहां जो लोग थे उन्हें किसी ने भेजा था, शनाया ने कहा। बताओ, तन्वी ने कहा। मेरे पति ने, शनाया ने जवाब दिया। शनाया जानती थी कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आहान कुछ भी कर सकता था। उसे समझ आ गया था कि आहान ने उसके किडनैपिंग को लेकर जो भी कहा था वो सच था। आहान उसे प्रोटेक्ट करने आया था, पर उसने आहान की बात नहीं मानी थी। तुम हमें पागल समझती हो क्या? तुम्हारा पति कौन है? हम कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तन्वी ने कहा। मेरे पति को अभी तक अच्छे से नहीं जानती तुम? और कैसे जानोगी? वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक फाइटर है, फाइटर, शनाया ने कॉन्फिडेंटली कहा। उसे इतनी बार फाइट करता देख शनाया तो इतना समझ गई थी कि उसे फाइट करना आता है। शनाया का कॉन्फिडेंस देखकर सब हैरान थे। तुम्हारा पति फाइटर है, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो, देवांश ने गुस्से में कहा। अगर वो सच में फाइटर होता तो इतने साल तक गिल परिवार के साथ खटजमाई बनकर नहीं रहता। ये मत समझना कि हम उसके बारे में जानते नहीं है, हमें सब पता है, देवांश ने कहा। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, शनाया ने कहा। उनको समझाना मुश्किल था। वो तो ये भी नहीं जानते थे कि आहान सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि रायज़ादा परिवार का हायर भी है। अब क्योंकि आप सच नहीं बता रही हैं
तो मुझे लगता है कि आपको कुछ दिन टॉर्चर तो करना ही पड़ेगा, देवांश ने कहा। उसे पूरा विश्वास था कि शनाया सच नहीं भूल रही थी। किसी फाइटर का घर जमाई होना और उनके ताने सुनना नामुमकिन था। जब सब वहां से जाने लगे तब शनाया ने कहा, रुको, क्या बात है? तन्वी ने पूछा। मैं नहीं जानती कि तुम लोग कौन हो और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है, पर मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगी। मुझे यहाँ से जाने दो। अगर मेरा पति खुद यहाँ पहुँच गया तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, शनाया ने कहा। शनाया जानती थी कि उनका इरादा उसे किडनैप करने का नहीं बल्कि कुछ और था, पर वो जानती थी कि यहान किसी की कोई बात नहीं सुनेगा। उसे पता था कि यहान उसे तकलीफ में देखकर सीधा एक्शन लेगा और ज्यादा कुछ सोचेगा नहीं। तुम हमें धमकी दे रही हो? तन्वी ने कहा। नहीं, ये धमकी नहीं है, ये एडवाइस है, शनाया ने कहा। तुम हमें एडवाइस मत दो, बल्कि ये प्रे करो कि वो यहाँ तक ना आए। अगर वो यहाँ आ गया तो फिर उसका बचना नामुमकिन होगा, तन्वी ने कहा। मतलब मेरी बात को सीरियसली। आई होप जस्ट यू डोंट रिग्रेट इट, शनाया ने कहा। ठीक है, हमने तुम्हारी एडवाइस सुन ली, देवांश ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा और वहां से चला गया। उधर आहान बहुत बेचैन था। उसने कनक को कॉल किया। मुझे बहुत सारे के सारे गुंडों की जानकारी चाहिए, आहान ने कहा। मुझे नहीं पता, कनक ने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें नहीं पता? आहान की आवाज में गुस्सा था। मिस्टर आहान, ढंग से बात कीजिए। नहीं मैं आपकी बीवी हूं, नहीं आपकी नौकर। आप इस तरह मुझ पर चिल्ला नहीं सकते, कनक ने कहा। सॉरी मिस कनक, मैंने ना सोचे समझे रिएक्ट किया, आहान ने कहा और अपने आप को शांत किया। उसे कनक से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं था। वैसे भी कनक ने पहले ही बता दिया था कि शनाया खतरे में है। इट्स ओके, कनक ने भी खुद को तुरंत शांत करते हुए कहा। वो जानती थी कि शनाया की वजह से आहान बहुत परेशान था। तुम्हें शक है जिन्होंने शनाया को किडनैप किया है वो बाहर के गुंडे हैं? कनक ने पूछा। शनाया को किडनैप करने वाले लोग फाइटर्स थे और जितना कनक जानती थी मनोज शर्मा के किसी भी फाइटर से कोई पहचान नहीं थी। ऐसा हो सकता है, आहान ने कहा। आहान, शनाया किडनैप होने वाली है। मुझे ये खबर उनसे मिली थी जिन्हें मनोज शर्मा से पैसे लेने थे। वो जब मनोज शर्मा से पैसे लेने गया तब मनोज ने उन्हें बताया कि वो शनाया को किडनैप करने वाला है, कनक ने कहा। शिमला में जितने भी कसीनो और सट्टों के अड्डे थे वो सब शर्मा फैमिली के थे, इसलिए वहाँ क्या होता है और कब होता है उसकी खबर उन्हें मिलती रहती है। तुम अब बता सकती हो कि मनोज शर्मा कहाँ है? आहान ने पूछा। नहीं, उसका फोन स्विच ऑफ है, कनक ने कहा। या आई अंडरस्टैंड, आहान ने कहा। आहान बहुत परेशान था। मैं कुछ लोगों को भेजती हूँ जो शनाया को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे, कनक ने कहा। थैंक यू, आहान ने कहा। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कल तुमने मेरे साथ ड्रिंक किया था, इसके लिए उसे थैंक यू समझ लो, कनक ने कहा। जैसे ही कनक ने फोन रखा पूरे शिमला में हंगामा हो गया। सब लोग अपने अपने इलाकों से निकलकर इन्फॉर्मेशन निकालने में लग गए थे। रॉकी, समी, अग्रवाल फैमिली, कोहली फैमिली और शर्मा फैमिली सब शनाया को ढूंढने में लग गए थे। अगली सुबह शान को इसके बारे में पता चला। भाई, मुझे लग रहा है कि हम इस बार फंस गए हैं। इस लड़की के पीछे जो आदमी है वो कोई साधारण आदमी नहीं है, शान ने कहा। साफ साफ बोलो क्या हुआ है, देवांश ने पूछा। शान ने देवांश को सब कुछ बताया कि कैसे शिमला में बड़े बड़े परिवार शनाया को ढूंढने में लगे हुए थे। शान की बातें सुनकर देवांश का चेहरा सीरियस हो गया। उसने शनाया की बात को हल्के में लेकर गलती कर ली थी। भाई, मुझे लग रहा है कि हमें जल्दी ढूंढ लेंगे वो, हम ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, शान ने कहा। एक काम करो, जल्दी से सब पैक करो और सारे सबूत मिटा दो। हम आधे घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे, देवांश ने कहा। अब आई इस लड़की का क्या करेंगे, शान ने कहा। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा, देवांश ने कहा। वो समझ गया था कि शनाया के पीछे कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर उसे पता चल गया कि देवांश ने शनाया को हाथ लगाया तो ये मामला कभी नहीं सुलझेगा। अगर मुझे पता होता कि इसको यहाँ आने से हमें मुसीबत हो जाएगी तो मैं यहाँ इसे कभी नहीं लाता, सूरज ने चिढ़ते हुए कहा। जब मनोज ने शनाया को किडनैप करने की बात कही थी तब उन्हें नहीं पता था कि उसे ढूंढने के लिए शहर के बड़े बड़े लोग जाएंगे। एक लड़की की वजह से पूरे शिमला में हंगामा हो गया था। आहान, उनका पता चल गया है, वे शहर के बड़े खंडर हो चुकी फैक्ट्री में है, तलत ने आहान को इन्फॉर्म किया। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ वहाँ,
आहन ने कहा, जल्दी करो, उन्हें पता चल गया कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो सब कुछ समेट कर भागने की तैयारी में है। अगर वो वहां से चले गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कमित ने कहा। तो के आहन ने कहा। फोन रखने के बाद आहन बड़े से मैदान की तरफ भागा। वहां पर एक हेलीकॉप्टर था। ये कार्तिक कोहली का पर्सनल हेलीकॉप्टर था। जब कार्तिक को पता चला कि शनाया किडनैप हो गई है, तब वो आहन के साथ मिलकर उसे ढूंढने में लगा हुआ था। किसी इमरजेंसी के लिए उसने हेलीकॉप्टर आहन के पास ही छोड़ दिया था। आहन तुरंत फैक्ट्री की तरफ जाने के लिए तैयार हुआ। उधर देवांश के आदमियों ने सब कुछ 20 मिनट में ही समेट दिया था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ट्रेन थे। उन्होंने सारे सबूत अच्छे से मिटा दिए थे। 5 गाड़ियां उनका दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही थी। सब लोग तुरंत गाड़ियों में बैठ गए। तभी देवांश को हेलीकॉप्टर की आवाज आई। सभी भाई बहनों में देवांश सबसे पावरफुल था। उसके काम बहुत तेज थे। वो वहीं रुक गया। दूसरा इंसान जिसे आवाज सुनाई दी वो शान था। भाई ऐसा लग रहा है कि वो आ गया, शान ने कहा। लगभग 10 सेकंड बाद ही हेलीकॉप्टर उनके ऊपर मंडरा रहा था। देवांश और उसकी पूरी टीम बहुत अच्छे से ट्रेन थे, इसलिए कोई भी घबराया नहीं। इस हेलीकॉप्टर का मतलब क्या है? अगर हिम्मत है तो नीचे आओ, शान ने कहा। जैसे ही शान ने बोलना बंद किया, हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला। आहन ऊपर से सबको बिना किसी भाव के देखने लगा। ये करना क्या चाहता है? अब क्या ये 50 मीटर ऊपर से कूद कर नीचे आएगा? सूरज ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। इस वक्त आहन गेट के बिल्कुल पास आया और वहां से कूद गया। बिना किसी टूल के सब लोगों में हंगामा मच गया। सूरज इतना हैरान था कि उसकी आंखें बाहर आ गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बिना किसी सहारे के 50 मीटर से कूद गया था। हट जाओ सब वहां से, ये मारना चाहता है। हम नहीं, किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा। देवांश जो हमेशा शांत रहता था, आज वो भी हड़बड़ा गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसे 50 मीटर से कूद जाएगा। पहले तो उसका बचना ही मुश्किल था, और अगर वो बच भी जाता तो उसके हाथ पैर तो सही सलामत बिल्कुल नहीं होते। किसी भी सूरत में उसकी लैंडिंग सेफ नहीं हो सकती थी। मिस शनाया, मुझे लग रहा है कि आपके बैकअप का दिमाग खराब है। उसे ऐसी। इससे पहले सूरज अपनी बात पूरी कर पाता, एक जोर से आवाज हुई। आहन ने सिर्फ लैंड कर लिया था। सूरज के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। उसने अपने शब्द वापस किटक लिए, क्योंकि वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। ये आदमी है या भूत? किसी ने कहा। अबे हाथ पैर टूटना तो दूर की बात है, इससे तो एक खरोच भी नहीं आई। किसी दूसरे इंसान ने कहा। मार्शल आर्ट मास्टर, देवांश ने कहा। वहां जितने भी लोग मौजूद थे, उनमें से सिर्फ देवांश को समझ आ रहा था कि आखिर वहां क्या हो रहा था। वो समझ गया था कि ये इंसान मार्शल आर्ट्स मास्टर है। इसने मार्शल आर्ट के सारे लेवल पार कर लिए हैं। देवांश सोच रहा था, किसी ने कभी बताया कि उन्हें कि शिमला में एक मार्शल आर्ट मास्टर है। अगर पता होता कि एक लड़की की किडनैपिंग की वजह से ये हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं करता। देवांश के चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था। देवांश भाई, आप और तन्वी यहाँ से चले जाइए। शान सबसे पहला इंसान था जिसमें कुछ बोलने की हिम्मत आई थी। इतना बोलने के बाद शान ने चाकू निकाला और शनाया के गले पर रख दिया। शान नहीं जानता था कि आहन कौन था और उसका लेवल क्या था, पर शायद उसे इतना जरूर पता था कि वो चारों मिलकर भी आहन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। आहन की ताकत उनकी सोच के परे थी। शनाया को शान के कब्जे में देखकर आहन ने कहा, जाने दो इसे। मेरे बड़े भाई और बाकी सबको जाने दो, मैं इसे जाने दूंगा। शान ने थोड़ा चिल्लाकर कहा। तुम क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? आहन ने कहा। उसकी आंखों में गुस्सा था। शान, शनाया को छोड़ दो, उसे जाने दो, देवांश ने कहा। भाई, शान हैरान था। शनाया एकमात्र जरिया था जिससे वो चारों बच सकते थे, और देवांश उसे ही छोड़ने के लिए कह रहा था। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा? जाने दो इसे। देवांश ने अपनी बात दोहराई। शान को बहुत गुस्सा आ रहा था। ठीक है, उसने कहा। वो अपने भाई की बात किसी भी कीमत पर नहीं टाल सकता था। शान ने शनाया के गले पर से चाकू हटाया और उसे आहन की तरफ धक्का दे दिया। शनाया खुशी से रोने लगी और आहन की तरफ भागकर उसे कसकर गले लगा लिया। आहन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। उसने भी शनाया को अपने बाहों में ले लिया। शनाया, तुम ठीक तो हो ना?
आहान ने पूछा और उसके मुंह से टेप हटा दी। हाँ मैं ठीक हूँ, शनाया ने कहा। थैंक यू आहान, तुम हमेशा मुझे बचाने आ जाते हो। आहान ने शनाया को बहुत बार बचाया था। हर बार जब वो किसी मुसीबत में होती थी आहान उसे बचाने आ ही जाता था। शनाया रोना बंद करो, ताहम ने उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से कहा। देवांश आहान के सामने गया और हाथ छोड़कर बोला, मास्टर मैं मिस शनाया को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देवांश के माथे पर घबराहट की वजह से पसीना आया हुआ था। देवांश ने सोचा था कि आहान को धमकाएगा, पर फिर भी उसे सच भी पता था। वो जानता था कि मार्शल आर्ट मास्टर होने का क्या मतलब है, इसलिए उसने इस थॉट को अपने दिमाग से वापस निकाल दिया। वो जानता था कि अगर वो सरेंडर कर दे तो उसकी जान बच सकती थी। इसके चांसेस भी बहुत कम थे, पर फिर भी देवांश कोशिश करना चाहता था। चारों भाई बहन सिर झुकाए आहान के सामने खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि उनके सिर पर कोई बहुत बड़ा बोझ है, जिसकी वजह से वो ऊपर भी नहीं देख पा रहे थे। देवांश के माथे का पसीना जमीन पर गिरा और उसकी आंखों में भी गया। उसे बहुत जलन हो रही थी, फिर भी वो चुपचाप खड़ा रहा। चारों की जिंदगी अब आहान के हाथ में थी। आहान ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, मेरे को सोचने के बाद कहा, इसने शनाया को तकलीफ पहुंचाई, इसकी वजह से शनाया को चोट पहुंची। इसमें इतनी हिम्मत थी कि इसे शनाया की गर्दन पर चाकू रखने का कोई हक था, और तुम कह रहे हो कि मैं इसे मार कर दूं? मास्टर ये नादान है, इससे गलती हो गई, प्लीज आप अपना दिल बड़ा रखिए और माफ कर दीजिए। देवांश से कहा, ये मौत से तो बच सकता है पर सजा से नहीं। ऐसे सजा तो मिलेगी, इतने बड़े गुनाह की सजा तो होगी। आहान ने कहा। आगे क्या करना होगा? देवांश ने पूछा। जिस चाकू को इसने शनाया के गले पर रखा था उसी चाकू से इसे अपना हाथ काटना होगा, आहान ने कहा। यह बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान था। शान की तो दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। थैंक यू मास्टर, इसकी जान बख्शने के लिए। आप जो चाहते हैं ये वही करेगा। देवांश देखा और शान की तरफ देखा। शान जानता था कि उसे अब अपना हाथ काटना होगा, क्योंकि उसके भाई ने आहान की बात मान ली थी और वो अपने भाई की बात टाल नहीं सकता था। धड़ाम की आवाज के साथ शान अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी दिल की धड़कनें तेज थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए बिना वक्त बर्बाद किए उसने हाथ में चाकू लिया और अपने दूसरे हाथ पर मारा। शान के हाथ से चाकू गिर गया। दर्द के मारे उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था, पर फिर भी वो जोर से चिल्लाया नहीं। शान के हाथ से खून की नदी बह रही थी। सबके चेहरों पर हैरानी और दुख था। उसके भाई बहन से भी ये देखा नहीं गया। सबको बहुत बुरा लग रहा था। आहान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। शनाया उसके पीछे आंख बंद करके खड़ी थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आहान ने पूछा। वो सब कोई मामूली गुंडे नहीं बल्कि मार्शल आर्टिस्ट थे। यहाँ वो सिर्फ चोरी करने तो बिल्कुल नहीं आए। यहाँ आने का उनका मकसद कुछ और था। इतना तो आहान समझ ही गया था। आहान इतना शांत था कि देवांश घबरा गया। उसने कहा, मास्टर, हम यहाँ अपनी फैमिली से मिलने आए हैं। फैमिली से मिलने? आहान ने देवांश को घूरा। फिर उसने देवांश के पीछे जाकर कुछ गुंडों को खड़े देखा और बहुत ज्यादा डरे हुए देखा उन्हें देखकर आहान ने कहा, इतने सारे गुंडों को लेकर तुम अपने परिवार से मिलने आए हो? देवांश के पास कोई जवाब नहीं था। वो समझ गया था कि आहान से झूठ नहीं बोला जा सकता था। मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूं, यहां आने का सच सच कारण बताओ, आहान ने वार्निंग देते हुए कहा। जड़ी बूटी ढूंढने आए हैं, देवांश ने बिना वक्त लगाए कहा। मास्टर, हम शिमला का एक खास किस्म की जड़ी बूटी ढूंढने आए हैं जिससे दवाई बनेगी। कौन सी जड़ी बूटी? आहान ने पूछा। आइस लोटस, देवांश ने कहा। इस बार देवांश ने कोई झूठ नहीं बोला, क्योंकि वो जानता था कि वो आहान के इलाके में है। अगर उसे पता चला कि वो झूठ बोल रहा है तो उसे कोई भी सजा दे सकता था। वो आइस लोटस। आहान कंफ्यूज हो गया। आहान को उसकी गुरु ने बताया था कि आइस लोटस बहुत ही महंगा होता है और उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक खास किस्म की बीमारी होती है जो सिर्फ इस फूल से ठीक हो जाती है। पर साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि वो ठंडी जगहों पर ही उगता है। शिमला ठंडा तो था, पर इतना नहीं कि ये फूल वहां उग सके। अगर तुम्हें आइस लोटस चाहिए तो तुम्हें इससे भी ठंडी जगह जाना चाहिए।
यहाँ क्यों आए हो? आहान ने पूछा। मास्टर, एक जगह है यहाँ जहाँ हमें आइस लोटस मिल जाएगा, देवांश ने कहा। शिमला में? कहाँ? आहान ने पूछा। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन, देवांश ने जवाब दिया। उसके टोन से साफ पता चल रहा था कि वो इस बात को लेकर श्योर था। आहान को अभी विश्वास नहीं हुआ था क्योंकि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन उसका था और उसने आइस लोटस देखा तो क्या, बात भी नहीं सुनी थी। आहान को सोच में डूबा हुआ देखकर देवांश ने कहा, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में एक बहुत पुराना तालाब है और आइस लोटस हमें वही मिलेगा। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में पुराना तालाब है, इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता? आहान ने सोचा। आहान ने इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसे लगाए थे और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहाँ एक पुराना तालाब है जहाँ आइस लोटस उगता है। मास्टर, ऐसा होना पॉसिबल है कि आपको न पता हो। वो तालाब सामने दिखाई नहीं देता बल्कि अंडरग्राउंड है। उसका रास्ता स्प्रिंग कॉर्पोरेशन से ही निकलता है। मुझे ये सब अपने मास्टर की वजह से पता है, देवांश ने कहा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आहान ने कंफ्यूजन में कुछ कहा। 30 साल पहले मेरे गुरुजी यहाँ आए थे। जब वो उस एरिया से गुजर रहे थे जहाँ स्प्रिंग कॉर्पोरेशन है, तभी उनकी नज़र अचानक उस तालाब की तरफ गई। ये तालाब अंडरग्राउंड है, इसलिए वहाँ कोई रोशनी नहीं पहुँचती और वो ठंडा ही रहता है। कोई भी वहाँ जाए तो बर्फ बन जाता। मेरे गुरुजी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट थे, इसलिए वो वहाँ 10 मिनट तक ही रुक पाए थे। जब वो वहाँ से जाने लगे तब 3 आइस लोटस थे। उस वक्त वो पूरी तरह से उगे नहीं थे। हम यहाँ वापस ये देखने आए हैं कि वो आइस लोटस उग गए हैं या नहीं। अगर हाँ तो उन 3 में से हमें बस एक चाहिए, बाकी 2 हम आपको गिफ्ट के रूप में दे देंगे। देवांश ने सब कुछ धैर्य से समझाया। आइस लोटस एक बहुत ही कीमती जड़ी बूटी थी। वो बहुत सालों में एक बार पूरी तरह से उगती थी। बीमारी ठीक करने के अलावा ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती थी। आइस लोटस के फायदे हैरान कर देने वाले थे। इनका आसानी से मिलना नामुमकिन था और ये तो बस स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में ही थे। ये सोचकर आहान बहुत खुश हो गया था। देवांश ने आहान को भी 2 फूल देने का वादा किया था और अपनी सच्चाई जता दी थी। मैं तुमसे 1 फूल गिफ्ट के रूप में लूंगा, पर दूसरा फूल तुमसे 10 लाख में खरीदूंगा, आहान ने कहा। भले ही देवांश ने कह दिया था कि वो उसे दोनों फूल गिफ्ट के रूप में देना चाहता है, पर आहान उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। देवांश का मान रखने के लिए आहान 1 फूल के लिए मान गया। देवांश और उसके भाई बहन ये बात सुनकर हैरान थे। जब देवांश उसे दोनों फूल गिफ्ट के रूप में देने के लिए तैयार हो गया था, फिर आहान उसे 1 फूल के लिए 10 लाख दे रहा था। उनके पास चोरी की वजह से बहुत पैसे थे, पर फिर भी 10 लाख तो नहीं थे। अपने ग्रुप को चलाने के लिए वो चोरी करते थे और सारा पैसा उसमें ही चला जाता था। भले ही आहान इतने पैसे देने के लिए तैयार था, पर फिर भी आहान तुरंत इसके लिए कैसे मान सकता था। इसके लिए देवांश ने उससे कहा, मास्टर, आप मजाक कर रहे हैं ना? जब मैं आपको इसे तोहफे के रूप में दे रहा हूँ तो फिर पैसे क्यों? मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने एक बार कह दिया कि मैं फूल आपसे खरीदूंगा तो फाइनल है। आहान कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था। आहान का कॉन्फिडेंस देखकर सब हैरान थे। शनाया की भी शौक की वजह से आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो जानती थी कि आहान बहुत अमीर है, पर कितना अमीर है ये उसे नहीं पता था। आहान की आज बात सुनने के बाद शनाया को यकीन हो गया था कि आहान के पास कितना पैसा है। वो ये सोच भी नहीं सकती थी। पर मास्टर, देवांश कुछ कहना चाहता था, पर आहान ने उसे बीच में ही रोक दिया था। आहान ने कहा, यह मेरा आखिरी फैसला है। फूल लाने मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है मास्टर, जैसा आप बोले। देवांश के पास ना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने आहान की बात मान ली थी। देवांश समझ गया था कि आहान को अभी भी उन पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए उसने साथ चलने की बात कही थी। जब आहान वहां से जाने लगा तब उसे देवांश की गर्दन पर एक निशान दिखाई दिया। उस निशान को देखते ही आहान रुक गया। अतुल को तुम कैसे जानते हो? आहान उस निशान को पहचानता था। वो अतुल के स्टूडेंट्स की निशानी थी। मास्टर, आप मेरे गुरुजी को जानते हैं? देवांश ने पूछा। देवांश हैरान था। अतुल को सब लोग मास्टर जी या गुरुजी बुलाते थे। बहुत कम लोग थे जो उनका असली नाम जानते थे। अगर आहान उनका असली नाम जानता था, इसका मतलब ये था कि वो अतुल के बहुत करीब थे। गुरुजी। आहान के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन था। आहान को नहीं लगा था कि वो अतुल के स्टूडेंट से कभी शिमला में मिलेगा।
आहान फिर नॉर्मल हो गया। आहान और अतुल के बीच क्या रिश्ता था यह आसानी से समझाया जा सकता नहीं था। आहान ने कुछ साल पहले अतुल की जान बचाई थी। जब आहान के गुरुजी उसे अपने हाथ से लेकर गए थे तब उन्होंने कुछ वक्त के लिए आहान को गैंगटॉक में छोड़ दिया था, जहां आहान अतुल से मिला था। उस वक्त गैंगटॉक में अतुल का राज था और उस वक्त वो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के फाइनल लेवल पर था। आहान और अतुल के मिलने की कहानी बहुत दिलचस्प थी। अतुल का बेटा था जो बहुत गुस्से वाला और घमंडी था। वो सबको बहुत परेशान करता था। ऐसे ही एक बार किसी की वजह से उसमें और आहान में झगड़ा हो गया। उन दिनों आहान बिना सोचे समझे किसी को भी मार देता था। अतुल के बेटे के साथ भी यही हुआ। आहान ने उसे इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। जब अतुल को ये बात पता चली तब अतुल को इतना गुस्सा आया। अतुल ने अपनी गैंग को इकट्ठा किया और आहान पर हमला करने के लिए वहां पहुंचा। अतुल इतना पावरफुल होने के बाद भी आहान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लास्ट में उसे हार माननी ही पड़ी थी। अतुल ने आहान को अपने घर बुलाया था और अपने बेटे से माफी मंगवाई थी। इसके कुछ वक्त बाद ही किसी ने अतुल और उसके स्टूडेंट्स पर हमला कर दिया था। वो लोग उन्हें मारकर गैंगटॉक पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। तब आहान ने अतुल की जान बचाई थी और तब से ही दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए थे। ऐसा भी कहा जा सकता था कि अतुल आहान के बड़े भाई जैसा था। आहान जानता था कि उन्हें ये बात नहीं पता हो सकती क्योंकि जब वो वहां थे तब उनमें से कोई वहां नहीं था। आहान का एक्सप्रेशन देखकर चारों भाई बहन और कंफ्यूजन में हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आहान अतुल को कैसे जानता था। तुम आइस लोटस अतुल के लिए जानना चाहते हो? आहान ने पूछा। हाँ, हमारे मास्टर को फायर पॉइजन की वजह से शरीर में बीमारी हो गई है। सिर्फ आइस लोटस है जो उन्हें ठीक कर सकता है, देवांश ने कहा। क्या ये सब सीक्रेट फ्लेम की वजह से हुआ है? आहान ने पूछा। अब मास्टर, आप सीक्रेट फ्लेम के बारे में कैसे जानते हैं? देवांश ने पूछा। अतुल के बारे में जानना कोई बड़ी बात नहीं थी, बस सीक्रेट फ्लेम के बारे में जानना इसका मतलब था कि शायद आहान गैंगटॉक में रहा था। इसमें इतना हैरान होने वाली बात क्या है? अगर मैं सीक्रेट फ्लेम के बारे में जानता हूं तो? आहान ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। वो गैंगटॉक की गैंग्स के बारे में जानता था। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देवांश ने खुद को संभालते हुए कहा। उन्होंने अतुल पर हमला क्यों किया? आहान ने पूछा। गुरुजी, इस वक्त गैंगटॉक के सबसे पावरफुल इंसान थे। उनकी टीम के सभी लोग मार्शल आर्ट के बहुत हाई लेवल पर थे, इसलिए सीक्रेट फ्लेम के लोग उन्हें हराकर गैंगटॉक पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। देवांश ने सब सच बताया। अब तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? आहान ने पूछा। आहान जानता था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अतुल गैंगटॉक में नहीं रह सकता था। मास्टर, गुरुजी यहीं। भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? जैसे ही देवांश ने अतुल का पता बताना चाहा, शान ने उसे रोक दिया। शान को डर था कि कहीं आहान अतुल को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अतुल इस वक्त मौत से लड़ रहा था और कोई मार्शल आर्टिस्ट तो क्या, उसे कोई साधारण सा आदमी भी मार सकता था। शान, चिंता मत करो। देवांश शान का डर समझता था, इसलिए उसने भरोसा दिलाया कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है। मास्टर, शान नादान है। इन गुरुजी इस वक्त शिमला में ही है। आप चाहे तो मैं उनका पता बता सकता हूँ आपको। अब गुरुजी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो कहाँ है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, देवांश ने कहा। अच्छा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे साथ आइस लोटस लेने चलूँगा तब मुझे उनसे मिलवा देना, आहान ने कहा। थैंक यू मास्टर। देवांश की जान में जान आई। तो समझ गया था कि आहान अतुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सनी, इनके रहने का इंतजाम करो, आहान ने सनी से कहा। आहान के हेलीकॉप्टर से कूदने के बाद सनी और विकी दोनों वहां पहुंच गए थे। जी यंग मास्टर, सनी ने तुरंत कहा। इतना कहकर आहान वहां से चला गया। सनी और विकी दोनों ये सोचकर हैरान थे कि जिसने शनाया को किडनैप किया था, आहान उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था। आहान के रवैये के हिसाब से तो उसे अब तक उन चारों को अच्छे से सबक सिखा देना चाहिए था। आखिर आहान के दिमाग में चल क्या रहा था? गाइस, यहाँ पे ना कुछ बड़ा फिक्र में छूने वाला है। बोले तो कुछ तबाही मचने वाली है। सच में मजा आएगा आगे देखकर। स्टोरी इतनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है कि गाइस मैं बता नहीं सकता कि स्टोरी कहाँ जाएगी, किस लेवल को क्रॉस करेगी। सच में मजा आ जाएगा स्टोरी को देखकर। तो गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड आगे के एपिसोड सच में आपका दिमाग खराब कर देंगे और तबाही मचा देंगे कि आगे हो क्या रहा है। जब यहाँ इसमें स्टोरी में आहान की बहन कनक इन्वॉल्व होती है
तब जाके इसमें तबाही सॉरी अनन्या इन्वॉल्व होती है, तब जाके इसमें जो है तबाही मचती है। और भाई वो तो पूरी सनकी एक नंबर की, क्योंकि जब मैं स्टोरी को क्रिएट कर रहा था तब मुझे पता चला कि भाई स्टोरी कुछ इस लेवल पे भी है। भाई दिमाग खराब हो गया मेरा देखकर। तो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड आगे के एपिसोड देखना हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आगे जो एपिसोड्स हैं वो सारे के सारे लेवल क्रॉस किए हुए। सच में मजा आ जाएगा देखकर स्टोरी को कि स्टोरी जा कहाँ रही है भाई, नेक्स्ट लेवल। स्टोरी ने कतई सारे के सारे लेवल क्रॉस कर दिए। मजा आ जाएगा आपको देखकर स्टोरी के। और गाइस क्या ही बोलूं इस बारे में कि स्टोरी किस लेवल को क्रॉस करेगी। तो गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके एंड